गोरखपुर में भूमाफिया पर सीएम योगी की सख्ती, अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनता दरबार में सीएम को मिली थी अवैध कब्जे की शिकायतें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की ओबीसी की अलग जनगणना की मांग, कहा सरकार का करूंगी समर्थन। अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के साथ मारपीट, आरोपियों के निलंबन की मांग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल, कहा डॉक्टरों को दी जाए सुरक्षा। उत्तराखंड में सड़क मार्गों की हालत सुधारने के लिए केंद्र ने जारी की 615 करोड़ की राशि। अन्य विकास योजनाओं के लिए भी स्वीकृत हुए 32,000 करोड़। सीएम धामी बोले जल्द ही विकास योजनाओं का होगा शिलान्यास। उत्तराखंड के कोटद्वार नगर निगम में लाखों का गबन, निगम के खाते से उड़ाए गए 21,32,000 रुपए। निगम आयुक्त और लेखाधिकारी के फर्जी साइन के जरिए निकाली गई राशि। सहारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया। इसके लिए प्रदेश भर के सोशल मीडिया टीम इस कार्यशाला में शामिल हुई। क्या सोशल मीडिया पर बीजेपी की मजबूती आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जीत दिलाएगी? इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। तो मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब अपने सोशल मीडिया विंग को और मजबूत करने की कवायद में जुट गई है और इसी कड़ी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में पूरे प्रदेश के आईटी और सोशल मीडिया टीम को देख रहे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कहा कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, इसीलिए सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव रणनीति तैयार की जानी चाहिए और इसीलिए पार्टी अपनी हर विंग को ट्रेनिंग दे रही है ताकि विपक्ष को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। बीजेपी हर बूथ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रही है। बूथ कार्यकर्ताओं तक कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचे, इसके लिए संगठन के निर्देश पर 1,63,000 बूथों पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। बीजेपी की सोशल मीडिया विंग ने प्रदेश में एक संयोजक और 4 सह संयोजकों की नियुक्ति की है। इसी तरह जिला, मंडल और क्षेत्र स्तर पर एक संयोजक और 2 सह संयोजकों की नियुक्ति की गई है। इसी तरह पार्टी ने 5800 कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी कर अपने सोशल मीडिया को मजबूती देने की कोशिश की है और अभी तक बीजेपी फेसबुक पर 27 लाख और ट्विटर पर 24 लाख फॉलोअर्स हैं। बीजेपी के विकास योजनाओं और विपक्ष के नकारात्मक रवैये को भी सोशल मीडिया के जरिए पार्टी प्रचारित कर रही है। इस कार्यशाला में सीएम योगी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल के अलावा आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय भी शामिल रहे। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन होने लगते हैं, उसी में बड़े बड़े राइटअप आने लगते हैं, उसी में सारी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है।
और वह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक भी है। और इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लखनऊ से सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप यशवर्धन और हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता। आलोक जी, सबसे पहले आप पे आना चाहूंगी, पूरी खबर पे सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं कि आज सोशल मीडिया की वर्कशॉप हुई लखनऊ में, बीजेपी की ओर से क्या रणनीति तैयार की गई है उनकी ओर से? देखिए, रणनीति तो कोई पार्टी एकदम से खुलासा नहीं करती है, लेकिन जो अंदर खाने से जानकारी आ रही है वो बहुत ही मजबूती, बहुत ही पुख्ता और फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेगी। और चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी चीजें सोशल मीडिया पर एक सेकंड में पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं, तो ऐसे में सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, किस तरीके से सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, इन सभी जगहों पर जो लोग हैं उनको कैसे जोड़ा जाए। मौजूदा समय में फेसबुक पर बीजेपी के पास 27 लाख और ट्विटर पर 24 लाख फॉलोअर्स हैं। इसी तरीके से इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो सोशल मीडिया पर पकड़ मजबूत रहेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं और जो जानकारी है वो जन जन तक पहुंचेंगी। सबसे बड़ी कवायद जो की है, अब उसमें सबसे आगे है अभी सोशल मीडिया के मामले में बीजेपी है। बीजेपी ने प्रदेश के करीब 1.25 लाख बूथ पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। हालांकि बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख है, पन्ना इस तरीके से तमाम सारी व्यवस्थाएं बीजेपी के पास में हैं, लेकिन बूथ को और प्रभावी बनाया जाए इसके लिए एक संयोजक की भी तैनाती की जा रही है। और हर बूथ पर जो सोशल मीडिया का काम देखेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि उस इलाके के पार्टी के लोग तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े ही, कम से कम 100 मुअज्जिज लोग, 100 प्रमुख लोग भी उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर रहें। उसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं। इस तरीके से हर एक बूथ पर आप समझिए कि किस तरीके से पकड़ मजबूत करने जा रहे हैं। और जो लखनऊ से मैसेज चलेगा, जो दिल्ली से मैसेज आएगा सोशल मीडिया पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से ग्रुप से जुड़े हुए लोगों तक बात को पहुंचाने के लिए, वो 1 सेकंड में लोगों तक पहुंच जाएगा। ये तो पार्टी के प्रचार प्रसार की नीति का एक हिस्सा है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों से लेकर पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम तक, उनके जिले में कौन सा बीवीआईपी पहुंच रहा है, कितने बजे कौन सा कार्यक्रम है, ये इन्फॉर्मेशन तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। साथ ही विपक्ष के बयान जो आते हैं उन पर जो पलटवार किया जाना है, वह भी इस सोशल मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का काम आने वाले दिनों में बीजेपी करने जा रही है। इसके साथ ही एक चीज और पर भी फोकस किया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि सरकार की उपलब्धियों को तो पहुंचाया ही जाएगा, साथ ही पिछली सरकार चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, इन सरकारों ने किस तरीके से काम किया, इन सरकारों की कौन सी योजनाएं पूरी नहीं हो पाई, किस योजना में भ्रष्टाचार हुआ, किस योजना की जांच एसआईटी कर रही है या सीबीआई कर रही है, यानी कोई विंग कर रही है, तो ये बातें भी पलटवार के तौर पर जनता तक पहुंचाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल, तो अपनी उपलब्धियों को, अपने काम को अब जनता तक कैसे पहुंचाया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, इसकी रणनीति बीजेपी बनाने की कवायद में जुटी हुई है। दिलीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सोशल मीडिया एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बात को कुछ चंद सेकंड में, कुछ चंद मिनटों में उस जनता तक पहुंचा सकते हैं, और अब इसका फायदा बीजेपी भी उठाने जा रही है, क्योंकि आज जिस तरह से हमने वर्कशॉप होती देखी है बीजेपी की, ये सीएम ने भी कई बातें निकलकर सामने रखी हैं, तो अब कह सकते हैं कि अपने सबसे ज्यादा फॉलोअर सोशल मीडिया पर होने का फायदा बीजेपी उठाने वाली है। पूजा जी, बीजेपी सोशल मीडिया का फायदा अब नहीं उठाने जा रही है। बीजेपी 2014 से सोशल मीडिया का फायदा उठा रही है। 2014 में जो अब की बार मोदी सरकार ये लाइन बच्चे बच्चे की जबान पे चढ़ी थी, उसका पूरा श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है।
और उसी से भारतीय जनता पार्टी को सोशल मीडिया की ताकत का पता भी चला था। और उसके बाद जो इस देश के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री बनने का सपना रखते हैं राहुल गांधी जी, उनको जो पप्पू कह के प्रचारित किया गया वो भी सोशल मीडिया की ही ताकत थी। या किसी का भी मजाक या किसी की भी सोशल इमेज को खराब करने की जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया है। और सोशल मीडिया की ताकत भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। और ये सत्य है कि हम 1 to 1 अगर किसी से अपनी बातें करेंगे, सभाएं करेंगे तो 200, 400, 500, 1000, 10,000 आदमी, वो भी रोज रोज नहीं हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप दिन में 100 बार, 200 बार, हर 5 मिनट पे अपनी बात को सैकड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं, विदाउट एनी एफर्ट पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं जो यही काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारे सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर किया हुआ है। इनके पास बैकएंड में पूरी एक टीम है जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ही काम करती है। ये अच्छी चीजें हैं। स्ट्रेटेजिक तरीके से चुनाव कैसे लड़ा जाता है, जनता के बीच कैसे पहुंचा जाता है, जनता के दिमाग पे कैसे हिट किया जाता है, इन बातों को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लेकिन पूजा जी, अगर इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देश के डेवलपमेंट के लिए भी किया जाए, देश के डेवलपमेंट का मतलब है शिक्षा, अगर शिक्षा को लेकर के इसी तरीके से मजबूत स्ट्रेटजी बना दी जाए और जो सामाजिक चीजें हैं, जो मैं ये कहता हूं कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं या सरकार का जो कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई भी नया कानून आता है जो जनता को जानना चाहिए, उन चीजों का प्रचार प्रसार जनता के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ तो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका पूरा का पूरा उद्देश्य राजनीतिक है, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो समाज तक अगर अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं तो समाज हित के लिए नहीं, अपने राजनीतिक हित के लिए, 2022 में चुनाव को हिट करने के लिए और अपने अपोजिशन को डाउन करने के लिए। ये स्ट्रेटजी अच्छी है, करना चाहिए। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उस डेवलपमेंट का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हम जनहित में, सर्वहित में और देश हित में कर दें तो शायद और अच्छा हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पर मजबूती के साथ जिस तरह से अब एक बार फिर से बीजेपी उतरना चाह रही है, जैसा कि आपने कहा कि 2014 से ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है और तमाम इस प्रकार की जो बातें निकलकर सामने आती हैं वो बीजेपी पर, माफ कीजिएगा, वो सोशल मीडिया पर ही वायरल होती हैं। और अगर सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा मजबूत होती बीजेपी तो शायद पश्चिम बंगाल में नहीं हारती। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए उत्तर प्रदेश में। दिलीप जी। जी, कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को कसर छोड़नी भी नहीं चाहिए। सत्ता में जो बैठा होता है वो जीतने का भरसक प्रयास करता है और विपक्षी दल भी अपने आप को सत्ता में लाने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन जो सत्ता में बैठा होता है वो जवाबदेही के पार्ट पे भी उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, कई प्रदेशों में उसकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है और बड़ी बड़ी योजनाओं को वो लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वादे जो उनके मैनिफेस्टो में थे उन्होंने उसको पूरा किया, जिसमें बहुत बड़े बड़े हैं। धारा 370 देश की आजादी से लेकर के आज तक एक डिस्प्यूटेड मैटर बना हुआ था। राम मंदिर विवाद, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर था। ये जो बड़े बड़े मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने सुलझा दिया है, उनको एक एंड तक लेकर के पहुंचा दिया है। इन बातों को लेकर के वो भारतीय जनता के बीच में जाएंगे, सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और इस आधार पे करेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस देश के अंदर हैं जिनको सुलझना बाकी है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको सुलझाया जाता नहीं है, उनको जिंदा रखा जाता है ताकि राजनीति की का जो छींटा है वो उस पर बार बार पड़ता रहे, उसको होश आता रहे, लेकिन उसको उठने ना दिया जाए। और एक एक्सटेंड पर ला करके जब अति हो जाती है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ मुद्दे खत्म कर दिए गए हैं, ऐसे ही कुछ मुद्दों को अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा, कुछ नए मुद्दे जन्म लेंगे और वो मुद्दे ऐसे हैं जो अगेन आदमी की भावनाओं से जुड़े हुए होंगे और इन्हीं भावनाओं को खेल करके,
इन भावनाओं के खेल को अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती है और उन खेल का पूरा फायदा उठा करके 2022 में सरकार बनाने की पूरी कोशिश बिल्कुल करेगी और पूरी मुझे लगता है कि कोशिश सफल बीजेपी भी कर रही है और यही उनका मिशन 2022 है कि कैसे अपनी बातों को अब जनता के दिलों तक पहुंचाया जाए। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार हम ये चर्चा करेंगे कि बीजेपी किस तरह से अपनी माइक्रो लेवल की जो ये तैयारी कर रही है वो कितनी कारगर साबित होने वाली है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in। कॉल करें 7579-215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ, उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो सोशल मीडिया की वर्कशॉप आज आयोजित की गई थी बीजेपी की ओर से और कई बूथों को अब बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ा जाएगा, व्हाट्सएप बनाया जाएगा। करीब 1.25 लाख ऐसे बूथ जिन्हें व्हाट्सएप पे एडिट किया जाएगा और अब टीम वर्क के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से बीजेपी एक बार फिर से 2022 के लिए तैयारी में जुट जाएगी। आलोक जी, टीम वर्क कैसे होगा? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के बारे में आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहती है सोशल मीडिया पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी चुनाव मैदान में आए थे और 2019 के चुनाव मैदान में, तो 3D तकनीकी से वो एक जगह पर भाषण देते थे और 15 से 20-25 जगहों पर उनके भाषण का लाइव टेलीकास्ट रहता था, वो दिखते थे। तो अपनी बात को वो 3D टेक्नोलॉजी से पहुंचाते रहे। लेकिन अब उसके बाद चीजें और एडवांस हो गई, सोशल मीडिया बहुत तेजी के साथ प्रभावी हुआ। तो ऐसे में आज की बात करता हूं तो लगभग 500 से ज्यादा एक्सपर्ट थे जो आईटी और सोशल मीडिया टीम में बीजेपी के लिए काम करते रहे। उनको जो मालवीय जी है, जो राष्ट्रीय हेड है, इसके हेड है बीजेपी की सोशल विंग के, उन्होंने अपनी बातें से शेयर की कि किस तरीके से काम करना, किस तरीके से क्विक रिस्पॉन्स देना है। 15 से 18 घंटे की वर्किंग आने वाले दिनों में रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने भी इस मौके पर स्पष्ट किया कि किस तरीके से विपक्ष की बातों को जवाब देना है, अपनी बातों को आगे बढ़ाना है और सोशल मीडिया की भूमिका क्या रहती है कि कितनी तेजी के साथ बातें आगे बढ़ती हैं। तो ये एक पार्ट 1 था जिसमें 500 से ज्यादा कार्यकर्ता जो आईटी के जो विशेषज्ञ हैं बीजेपी के आईटी विंग के, वो लोग मौजूद थे। अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर संयोजक और सहयोजकों की टीम खड़े करें और जिसके माध्यम से वार्ड स्तर पर उनकी टीम काम कर सके सोशल मीडिया के क्षेत्र में। ये आज का पार्ट 1 था। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ होंगे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, जहां पर वो नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों
जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक के जो सदस्य हैं उनसे सीधे तौर पर रूबरू होंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस बात की चर्चा होगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लड़ना है, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने तेजी के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी इस चुनाव को लेकर, कितनी गंभीर है कि दूसरे राजनीतिक दल जहां अपने काम को शुरू नहीं कर पाए हैं वहीं बीजेपी ने अपनी टीम को खड़ा कर दिया, ढांचा उन्होंने तैयार कर लिया कि किस तरीके से काम करना है, कौन लोग काम करेंगे, कितने लोगों की जरूरत रहेगी, उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, वो किस तरीके से चेन को अपनी बढ़ाएंगे, चेन सिस्टम को आगे ले जाएंगे और उनकी जो रीच होगी, उनका जो मकसद है कि हर वार्ड स्तर पर जो उस इलाके के प्रमुख लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सोशल कार्यकर्ता हो, उन तक केंद्र और राज्य सरकार की न केवल बातें पहुंचाई जाएं बल्कि विपक्ष की नाकामियों को भी उनके सामने समय रहते रखा जाए ताकि हर एक बात पर उनके बूथ स्तर पर चर्चा हो सके। जी बिल्कुल, और ये खासियत भी है बीजेपी की वो टीम वर्क के साथ काम करती है, एक चेन बना के काम करती है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी देती है जिससे कि वो बखूबी उसे निभा पाए। दिलीप जी, माइक्रो लेवल की तैयारी बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है, 2022 के लिए अपनी कमर कस चुकी है, विपक्ष को पछाड़ने की पूरी तैयारी है। विपक्ष को क्या सोशल मीडिया का जो मुद्दा भी डिस्कस कर रहे हैं, क्या काफी है विपक्ष को पछाड़ना? क्योंकि विपक्ष हम ज्यादातर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहता है, खासकर मायावती जो कि हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहती हैं। तो सोशल मीडिया पर पछाड़ सकती है विपक्ष को बीजेपी? पूजा जी देखिए, नहीं ऐसा नहीं। देखिए, जो सोशल मीडिया है वो एक इंटरनल मैनेजमेंट के लिए अच्छा टूल है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अच्छा टूल है, लेकिन आप दिमाग को डाइवर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया वोटर्स को अट्रैक्ट करेगा कि ये नहीं करेगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप लोगों के विचारों से खेल सकते हैं, जो वो सोच रहे हैं उनमें बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो बदलाव वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा तबका है, जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो सोशल मीडिया से वेल वर्स्ड है, सोशल मीडिया को अच्छी तरीके से जानता है, उसे ये भी पता है कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर बात सत्य नहीं होती है। और इस बात को लेकर सरकार की तरफ से भी कई बार वर्कशॉप हो चुकी है कि फेक न्यूज फैलाई जा रही है। फिर क्या है कि जब किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कोई बात फैलाई जाती है तो उस पर हमेशा क्वेश्चन लगा रहता है, क्योंकि इसकी सत्यता को ना मैं जान सकता हूं ना आम पब्लिक जान सकती है। तो वो बात कितनी सत्य है, ये जब तक वो व्यक्ति उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर लेगा तब तक वो वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये गारंटी नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया को आप इंटरनल आपस में इंटरेक्शन के लिए, या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अगर कोई डायरेक्शन जारी होना है, सबको एक साथ जारी होना है, सबको लामबंद करना है, या सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है, या सबको कोई संदेश देना है, या पब्लिक में क्या मैसेज देना है इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उसके लिए तो ये सारी चीजें, ये सारा टूल ठीक है। या आप कोई न्यूज को फ्लोट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, लेकिन ये वोटर्स के वोट को कन्वर्जन ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। और मैं इस बात पर हमेशा आशंकित रहता हूं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, लेकिन कोविड काल में सोशल मीडिया बहुत प्रभावी रहा है जनता के दिलों को, उसके दिल को टटोलने के लिए, क्योंकि अब तो वर्चुअली सारी मीटिंग्स होती है और अब तो संबोधन भी हम देख रहे हैं कई समय से, कोविड के समय में खास करके, कि जो संबोधन जनता तक होता है तमाम चुनावों के समय वो अब वर्चुअली होता है। पूजा जी, जो वर्चुअल संबोधन होते हैं, देखिए जो ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं उनको आप हटा दीजिए। ये जो राजनीतिक मीटिंग होती है, राजनीतिक मीटिंगों में जो भीड़ जुटती है, वो भीड़ आज भी वो नहीं है जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करती है। वो जो ट्रकों में, बसों में, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर के लोग जो आते हैं, जो आपकी वर्चुअल जो फिजिकल मीटिंग में भीड़ दिखती है, वो भीड़ आप सोशल मीडिया पे कभी नहीं जुटा पाएंगे। आप जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सोशल मीडिया पे जो भीड़ देखते हैं, उसमें बहुतायत उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं, आम जनता नहीं होती है। और आम जनता तक आप पहुंच भी नहीं पाएंगे इस तरीके से। आप कितने लोगों को जोड़ेंगे, और जोड़ करके उसमें जब पब्लिक अपना ग्रीवांस देगी तो आप उसके ग्रीवांस को रिड्रेसल नहीं देंगे, तो पब्लिक क्या सिर्फ आपकी बात और आपका भाषण सुनने के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेगी? नहीं जुड़ेगी। लेकिन बीजेपी बखूबी जानती है कि अब वो ट्रकों वाली भीड़ नहीं आएगी, क्योंकि कोविड चल रहा है और आपको भी पता है कि उन तमाम गाइडलाइंस का पालन सरकार को भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए अब ये वर्कशॉप की गई है।
हाँ, लेकिन इस वर्कशॉप से जो उस तबके का वोटर है उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसे तो मैं टीवी पे बैठ करके अमिताभ बच्चन को भी रोज देखता हूँ, तो अमिताभ बच्चन से मेरा पर्सनल इंटरेक्शन तो नहीं हो गया ना। तो वहां गांव का आदमी जब मोदी जी को लाइव सुनता है, मुख्यमंत्री जी को लाइव सुनता है, तो वो एक अलग जुड़ाव फील करता है। और ऐसे तो टीवी पे आपके चैनल पे भी देखता है और तमाम चैनल पे देखता है, और वो फिर एक लैपटॉप पे देख लेगा, तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो इम्पैक्ट एक फिजिकल मीटिंग का आता है, 1-to-1 मीटिंग का आता है, भले वो स्टेज उस व्यक्ति से 100 मीटर दूर बना होता है, लेकिन उसके मन में एक भावना होती है कि मैं मुख्यमंत्री को लाइव सुन रहा हूं, लाइव देख रहा हूं। टेलीविजन पर देखना या वर्चुअल मीटिंग के थ्रू देखना वो वैसे ही जैसे हम टेलीविजन पर बड़े बड़े स्टार्स को देखते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत जुड़ाव नहीं होता है। मैं भी इस बात से तो इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर आप फेस टू फेस किसी व्यक्ति का संबोधन सुनते हैं तो इजीली खुद के मन को मैनिपुलेट कर पाते हैं, और शायद ये खासियत भी है बीजेपी की कि वो जब भी संबोधन करती है तो दिल को टटोल लेती है, बीजेपी जो जनता होती है उसके दिल को टटोल लेती है। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर अभी भी ऐसे कई ग्रामवासी हैं जो एक्टिव नहीं रहते हैं, तो सोशल मीडिया पर उनको मनाने की या उनको रिझाने की या उनके दिल को टटोलने की कोशिश बीजेपी कैसे करेगी उन तमाम ग्रामवासियों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका सवाल है उसका भी मैं जवाब देता हूं, लेकिन चुनाव के दौरान, चाहे वो विधानसभा की चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, जुबानी जंग जो चलती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर उसका इम्पैक्ट रहता है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा कि तरह तरह के जो बयान आते हैं, लेकिन अब उन बयानों पर पलटवार करने के लिए यह रणनीति बीजेपी की कारगर हो सकती है कि जब अखिलेश यादव कोई बयान दे रहे हों, हाँ। और उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर का कोई बयान हो, मायावती का कोई बयान हो, अन्य कांग्रेस का कोई बयान हो, तो उस पर पलटवार देने के लिए बीजेपी इस हथियार का प्रयोग करेगी। और बीजेपी की ही बात नहीं, अन्य राजनीतिक दल भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते आए हैं, चाहे वो यूपी के चुनाव हो चाहे वो अमेरिका के चुनाव हो। हर चुनाव में कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स को ही ब्लॉक कर देते हैं जहां पर आपत्तिजनक चीजें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बात की संभावनाएं ना के बराबर हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण टूल की तरीके से काम करेगा विपक्ष पर आक्रामक होकर आक्रमण करने के लिए। जी, ग्रामवासियों तक कैसे पहुंचाएंगे अपनी उस उपलब्धियों को, इस प्रश्न का भी उत्तर। बिल्कुल, देखिए, आप सरकार अपनी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का काम लगातार करती आ रही है, चाहे पेपर के माध्यम से हो, चाहे चैनल के माध्यम से हो, चाहे मैगजीन के माध्यम से हो। बैनर होल्डिंग्स आपको हर जगह पर दिख जाएंगे कि सरकार ने कोरोना काल में क्या किया, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेसवे बनकर सामने आ रहे हैं, किसानों के लिए क्या काम किया गया, कितने गन्ना किसानों का भुगतान किया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या किया गया, कितनी नौकरियां दी गई। ये सारी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो। तो इन सबको पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया भी एक कारगर है, क्योंकि हर हाथ में एक मोबाइल फोन है, और आज के दौर में तो सबके पास एक बड़ा सा डिस्प्ले वाला फोन है जिसमें व्हाट्सएप और इंटरनेट बिल्कुल बिल्कुल, तो साफ तौर से ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिएटर है जो तमाम राजनीतिक दलों को मौका देती है अपनी अपनी उपलब्धियां, अपनी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का। और उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया था बीजेपी की ओर से लखनऊ में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़े थे, और उन्होंने संबोधित भी किया था तमाम लोगों को कि किस तरह से अब वो टीम वर्क करेंगे माइक्रो लेवल की, उनकी ये तैयारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।